बाजार बोलता है इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस और उसके बाद टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो ग्लोबल इंडिसेस से पहले एफआईएस का डेटा। तो एफआईएस का डेटा अगेन 1704 करोड़ की सेलिंग और साथ ही डीआईज की 4316 करोड़ की बाइंग। तो डीआईज काफ़ी अच्छे से बाय कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, ये अच्छी चीज़ है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसेस पर देखें तो डाउ, शंघाई और हैंसेंग ये तो फ्लैटिश है, लेकिन निकाई और कोस्पी में थोड़ी सी आज बढ़त देखने के लिए मिल रही है, करीब 1/4 से 0.25% की। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन से शेयर हैं और कौन से शेयर हैं जो कि आज के मार्केट में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो आज शुगर शेयर टॉप ऑन द लिस्ट, रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान 10 से 15% ऊपर, मॉस्चिप में करीब 8% का उछाल, आईटीआई में करीब 8% का उछाल, बलरामपुर चीनी अगेन फ्रॉम द शुगर स्पेस करीब 6.5% ऊपर। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स काउंटर में अगर आप नज़र डालोगे तो एंड्योरेंस करीब 4%, शैले होटल करीब 3%, शादा क्रॉप करीब 2.5%, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल करीब 2.5% और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करीब 2.5% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर है जो कि आज बढ़े हुए मार्केट में भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ, और जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, देखिए ट्रंप ने भारत के खिलाफ कल फिर जहर उगला और उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिकी गुड्स पर 0 टैरिफ की पेशकश की है। भारत इस पेशकश के लिए देरी कर चुका है। भारत को अमेरिकी टैरिफ सालों पहले कम करने चाहिए थे। हम भारत को कुछ ज़्यादा बेच नहीं पाते और वो हमें बहुत ज़्यादा माल बेच जाता है। दूसरी तरफ ये एक स्टेटमेंट अभी थोड़े समय पहले ही आया, आई थिंक मिडनाइट में इंडियन टाइम के हिसाब से, जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनकी टोन पॉजिटिव है इंडिया के साथ। वो कह रहे हैं कि हम लगातार एंगेज्ड हैं और जो इंडियन प्रधानमंत्री जो थे जो चाइना गए और वहाँ पर जो भी हुआ वो ठीक है, वो सब होने दो, लेकिन इंडिया और अमेरिका के रिश्तों से उन सब चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे एक इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका की नीति है कि डोनाल्ड ट्रंप को फेस बनाओ फ्रस्ट्रेट करने का, डील में आगे कुछ इस तरह से दिखाने का कि अपनी बार्गेन पावर स्ट्रांग रहे, वहीं दूसरे जो उनके लोग हैं वो पॉजिटिव बातें करते रहे। विनीत सर, यही चल रहा है, और ये जब डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में एक्सट्रीम बयान देने पर आ जाए तो समझ लो उनके फ्रस्ट्रेशन का या तो अंत होने वाला है या कुछ पॉजिटिव होने की शुरुआत होने वाली है। यही हमने ईरान के साथ देखा था, उन्होंने बोला था कि हम हमला कर देंगे, हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, और 2 दिन बाद उनके साथ टेबल पर बैठे थे समझौता करने के लिए। इसी तरह से उन्होंने कनाडा के साथ किया, मैक्सिको के साथ किया, इसी तरह की वो बातें करते रहे। तो ये हम इंडिया वाले भी मान लें? देखिए, जो ट्रम्प की छवि है ना, वो काफी गिर के रास्ते पे आ गई है। आई एम सॉरी टू हम्म। यूज दिस वर्ड्स, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डील किया है ना, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सेंसेबल आदमी नहीं करता है, स्पेशली द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम्म। जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया है, जिस तरह से उन्होंने सब चीजें की है, तो उनकी कोई भी चीज के ऊपर ना आप ये नहीं कर सकते। द आर्ट ऑफ डील मेकिंग यहाँ पे वर्क नहीं करता है कि एंड जो रैंडम उनकी पॉलिसीज है, आज 25%, कल 50%, फिर अभी आवाज दे रहे हैं कि हम ठीक करेंगे एंड ऑल, ये किसी को स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। और मुझे लगता है कि ये नी जब पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस उनके लिए ही हानिकारक है, क्योंकि पैसा वहां से ड्रिफ्ट हो जाएगा और जो इन्वेस्टर्स है जो पैसा डालेंगे वो उनके कंट्री में उनके लिए भी वेरी बैड। तो मुझे हम्म। लगता है कि उनके कोई भी चीज के ऊपर उनके बोलने के ऊपर कोई भी मायने नहीं रखने चाहिए। वी शुड एक्चुअली सी व्हाट दे आर डूइंग, एक्शंस के हम्म। ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, जिस तरह से उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी अब लगातार फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू उनके लगातार बैक टू बैक आए हैं। पीछे उनका भी 3-4 दिन पहले इंटरव्यू आया था, वो भी पॉजिटिव था। उन्होंने कल फिर एक बार बोला कि इंडिया के लिए वो पॉजिटिव हैं। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रेड टीम है वो इंडिया के साथ एंगेज्ड है, एंड कहीं ना कहीं हम डील की शुरुआत किसी भी दिन नेगोशिएशन टेबल पर कर सकते हैं। ये देखिए, सब ऑप्टिक्स है।
दोनों साइड नहीं बोलना चाहेंगे कि डिप्लोमेटिकली के वी आर अगेंस्ट ईच अदर, द टॉक्स आर ऑफ, बट देखिए हम्म, उन्होंने सारी उनकी एंगेजमेंट्स कैंसिल कर दी। इंडिया ने भी हम्म, काफी एक्शंस लिए, जैसे एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी को वॉशिंगटन से कम कर दिया, उसको चाइना में डाइवर्ट कर दिया। सो ये सॉफ्ट सिग्नलिंग है कि थिंग्स आर नॉट गुड, जब तक वो हम्म, एक्चुअली। और अभी उनको फेस सेवर भी नहीं है ना, तो दे विल बी हम्म, लुकिंग फॉर अ फेस सेवर। तो फेस सेवर कैसा आएगा? उनके हम्म, साइड से उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 50 तक का पेनल्टी जो लगाई है। तो हम्म, वो सारी चीजों से दे विल हैव टू बैक ट्रैक। और इंडिया का जो स्टैंड है कि रेड लाइन से हम हटने वाले नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो लेकिन अभी हम बिल्कुल हटने वाले नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑन द ओपनिंग अप ऑफ द डेयरी एंड द अदर इंडस्ट्रीज। सो जब तक ये मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं होती है ना, कोई डील नहीं होने वाली। ठीक है सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। इंडेक्स ऑप्शन पर सेबी थोड़ा सख्त हो रही है। इंडेक्स ऑप्शन लिमिट पर कड़ा रुख करने जा रही है सेबी, और उसमें जो लिमिट्स होती हैं क्लाइंट वाइज या ब्रोकर वाइज, उस पर थोड़ा सा अब स्क्रूटनी रहेगी। और इंडेक्स ऑप्शन में उनका मानना है कि उन्होंने कुछ नियम मापदंड सेट किए हैं, जिनके अनुरूप ही आपको कामकाज करना होगा। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हो जाएंगे, और 6 दिसंबर से ऑन द एक्सपायरी डे पेनल्टी भी लगेगी अगर एक्सपायरी वाले दिन पीक मार्जिन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है किसी क्लाइंट का या ब्रोकर लेवल पर। सर, ये खबर ऐसे समय में जब मार्केट वैसे ही परेशान है और सेबी इस तरह के नियम लेकर आ रहा है, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री को कितना परेशान करेगी? क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, इन सभी काउंटर्स पे थोड़ा सा प्रेशर भी है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 90% ऑफ इन्वेस्टर एग्रेसिव पोजीशंस लेती है। तो जो ब्रोकरेजेस का जिनका बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है, और हम्म, जिसका बिजनेस प्रोपराइटरी है, जो ज्यादा करके डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, ऑब्वियसली उनको इम्पैक्ट आएगा। सो जिनका प्रोपराइटरी बुक ज्यादा बड़ा है, उधर हमें ध्यान देना चाहिए। पर आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर कोई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं चलती है, तो वो हम्म, जो इंडेक्स का जो ऑप्शंस का कंसंट्रेशन है ना, वो डाइवर्सिफाई हो जाए, स्टॉक्स में आ जाएगी। हम्म। तो यू विल सी ऑल दैट हैपनिंग नाउ, तो ज्यादा स्टॉक्स पे भी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, हम्म। वैसे वॉल्यूम्स सर, नहीं घटने वाली। जी वैसे सर, एंजल वन और बीएससी दोनों के काउंटर एक बार चार्ट दिखा दीजिए। पीसीआर बड़ी अच्छी रिकवरी आई है निचले स्तरों से। हालांकि मोतीलाल ओसवाल के शेयर में अभी रिकवरी नहीं आई है सच, क्योंकि वो 2% ही डाउन है। लेकिन ये देखिए, ये खुले थे, गैप डाउन हुए, फिर मतलब ये नीचे आए। 2200 रुपये से बीएससी करीब करीब 2170 की रेंज तक आया, और अभी पिछले कुछ मिनटों में बेहतरीन बाउंस बैक इन काउंटर्स पर देखने के लिए मिल रहा है। विनीत सर, अगर इनमें से किसी शेयर को पिक करना हो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में या एक्सचेंज वाले शेयरों में, तो आपकी रडार पर कोई है शेयर? नहीं, अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, इसके ऊपर अभी व्यू नहीं देंगे। ठीक है। अ, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। वैसे तो अगस्त में इस बार मानसून ज़बरदस्त चला, और मानसून इस बार पूरे पीरियड में ही 6% इंडिया में रेनफॉल सरप्लस रहा है। लेकिन पावर डिमांड बढ़ गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगस्त में जिस तरह की बारिश हो रही है, उससे लग तो ये रहा था कि कहीं ना कहीं पावर का कंजम्पशन एट डोमेस्टिक लेवल तो एटलीस्ट घरों में कम होगा, एसी कम चलेंगे। लेकिन अगस्त में पावर डिमांड 4.4% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। करीब 150.5 बिलियन यूनिट्स की खपत रही है। इस साल अभी तक औसत से 6% ज़्यादा बारिश रही है। 2024 में जो पीक पावर डिमांड थी वो ऑल टाइम हाई थी, वो जो कि उस समय शायद मई में लगी थी 250 गीगावाट की एक पर्टिकुलर डे पर। इस साल भी जो पीक पावर डिमांड है 242.77 गीगावाट की लगी थी जून में। जून 2025 में ये पीक पावर डिमांड लगी थी। लेकिन पीक पावर डिमांड होती है कि एक पर्टिकुलर डे पर सबसे ज़्यादा पावर का कंजम्पशन हुआ हो, पावर की डिमांड रही हो, यानी कि गर्मी रही होगी, उसी वजह से पावर की डिमांड रही होगी। लेकिन इस समय भी अच्छी खासी पावर की डिमांड चल रही है। विनीत सर, ये जनरली ये माना जाता है कि पावर शेयर थोड़े से सिक्लिकल होते हैं, और मॉनसून के समय पर थोड़ा सा इनकी डिमांड
एज कम्पेयर टू Q1 जो अप्रैल जून क्वार्टर होता है उसके मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ग्रोथ आ रही है। इसको अच्छी पॉजिटिवली देखें पावर कंपनियों के लिए, और कौन सी पावर कंपनियों को देखें अगर कुछ भी देखना है तो? देखिए, जैसे आप पावर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करोगे ना, तो पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। एंड अपने टारगेट है कि हम लोग 900 गीगावाट ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से कम 3 गुना पावर डिमांड बढ़ने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5-6 years। ओके, तो ये ट्रेंड अच्छा है। और जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे पावर सेक्टर के। तो हमें लगता है कि ये जो सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स है बहुत बेहतरीन चलेंगे। इसमें आप ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स लीजिए या ट्रांसमिशन सेक्टर लीजिए या पावर प्रोड्यूसर्स भी लेंगे और उनके पावर एंसिलरीज, सारे का एक सेक्युलर बुल मार्केट है विच विल प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो अगर इसमें आपको एकदम वैल्यू बाय लेना है ना, तो यू कैन बाय एनएचपीसी, लेकिन ये बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। आप इसका भाव अगर 2-4 हफ्ते में भी देखेंगे तो चलेगा, ऐसा स्टॉक है। लेकिन आपको अच्छी डिविडेंड मिलती है वहां पे, और उसकी जो पावर कैपेसिटी है वो काफी गुना बढ़ने वाली है। तो ये एक लो रिस्क और लॉन्ग टर्म के लिए हाई गेन स्टॉक है। अगर आपको यू वांट टू प्ले द मोमेंटम, तो मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इज अ वेरी गुड प्ले। NHPC ये काउंटर रहेगा जहां पर आपको एक अच्छा मतलब रिटर्न मिल सकता है, लेकिन स्लो मूविंग है। विनीत सर ने बोल दिया, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है क्योंकि NHPC पर जनरली हमें कोई व्यू अच्छे वाला नहीं मिल पा रहा पिछले काफ़ी समय से। विनीत सर, इस काउंटर को लेने की कोई खास वजह NHPC को? देखिए, इनकी सब 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो अगले 17,000 मेगावाट हो जाने वाली है इन द नेक्स्ट 7 years। तो ये जो कैपेसिटी इतनी एग्रेसिवली बढ़ेंगी, अगर आप ये स्टॉक अभी लेंगे ना, तो आपको 4 to 5 टाइम्स मल्टी बैगर स्टोरी इसमें मिल सकती है। अच्छा, अरे वाह विनीत सर, ये तो आज आपने NHPC के दर्शकों को, जो निवेशक हैं, उनको खुश कर दिया कि ये मल्टी बैगर बन जाएगा। क्योंकि लेकिन मैं जनरली आपको हमें बता रहा हूँ कि ना, इसमें ना 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसका इनएविटेबल है। हाँ दूसरी चीज क्या है कि ये बहुत स्लो मूविंग काउंटर है। तो हाँ आप अगर मुझे 2 महीने के बाद पूछेंगे, विनीत सर आपने बताया था ये स्टॉक चला ही नहीं, तो वो उनके लिए नहीं। तीसरी चीज, इसमें आपको रेगुलर डिविडेंड आता रहेगा, और ये जो डिविडेंड यील्ड है ना, जैसे पावर कंजम्पशन और इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएंगी, तो ये डिविडेंड भी आपका बढ़ता जाएगा। तो अगर आप ये स्टॉक ये रेट में लेके रखते हो, तो यू विल बी सरप्राइज दैट आपको 3 से 4 साल के बाद में आपको डिविडेंड यील्ड भी जितना मार्केट चलता है ना, वो यील्ड मिल सकता है ये भाव से। बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो आज हमारे जो भी दर्शक हैं जो NHPC के लिए हमेशा चाहते हैं कि कुछ सुनना, और काफ़ी मायूस भी हो चुके हैं इनफैक्ट काफ़ी समय से, उनके लिए अच्छी खबर कि NHPC यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न देगा। और बहुत मल्टी बैगर का मतलब मल्टी बैगर, और मैं एक विनीत सर के बारे में बता दूं, सर मल्टी बैगर के लिए ही फेमस हैं। सर ऐसी ऐसी कॉल सर ने दी हैं हिस्ट्री में, जो कि कितने गुना हो गई, बड़ी ज़बरदस्त कॉलें चली हैं। एक कॉल तो मुझे भी याद है, ज्योति स्ट्रक्चर सर ने 8 रुपये पर दी थी। मैं उस समय दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करता था, और वो 40 रुपये तक गया शेयर, 5 गुना हुआ। अभी भी वो डबल ट्रिपल के बीच में ही घूम रहा है। विनीत सर, आप ट्रांसमिशन कंपनियों की ओर बात कर रहे थे, उसके बारे में बता दीजिए सर, कोई अच्छी कंपनी। जैसे पीएफ आपकी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, एनर्जी सॉल्यूशन। वो बेहतरीन कंपनी है। तो मुझे ओके, लगता है कि उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसमें मेरे हिसाब से इफ ऑल थिंग्स आर गुड, आपको उसमें 60-70% अप्रिसिएशन आ सकता है। अरे वाह विनीत सर, आज आज मज़ा आ रहा है थोड़ा सा। आप आज अच्छे मतलब अच्छी अच्छी कॉल्स दे रहे हैं, तो मज़ा सा आ रहा है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन
60-70%, क्योंकि सर हमारे जो दर्शक हैं वो इस शेयर में भी बहुत फंसे हुए हैं, और वो कुछ मतलब एक लॉन्ग टर्म सुनना चाह रहे थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है ना कि सर इन शेयरों में शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी ड्यू टू टैरिफ, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, इन सब चक्करों में लोगों के सबके ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस के पास पहुंच गए। अब है क्या कि ये जो सारे शेयर्स हैं, ये जो कि स्टॉप लॉसेस के पास पहुंच गए हैं, अब यहां से इनको कन्विक्शन मिल गई है। तो बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत बढ़िया। तो विनीत सर, ये रहा आपकी दूसरी कॉल। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर अगली खबर की तरफ। पूर्वांकरा, मुंबई में रीडेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। 2700 करोड़ रुपए के आय की उम्मीद। मालाबार हिल्स में हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट करने का ऑर्डर मिला है और प्रोजेक्ट करीब 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। विनीत सर, अब ये भी कॉन्सेप्ट हिट हो रहा है कि कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट वाले जो ये थीम है कि जो पुरानी सोसाइटीज थी, उजड़ गई थी, मतलब बहुत पुरानी दिखती हैं लेकिन बहुत पीक लोकेशन पर हैं, उनको रीडेवलपमेंट करने का काम मिल जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को। और इसमें होता क्या है कि जो पुराने लोग होते हैं उनसे पहले एनओसी लेकर उसको रीडेवलप किया जाता है, उनको उनके घर दिए जाते हैं, उनसे कुछ कॉस्ट भी ली जाती है, प्लस जो नई जो कंपनी उसको डेवलप कर रही होती है वो एक नया एरिया भी डेवलप करती है उसी सोसाइटी में, जिसको वो नई यूनिट के आधार पर बेचती भी है। विनीत सर, ये वैसे अच्छी चीज़ भी है। देखिए, जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी आपके मुंबई में भी हैं, हमारे दिल्ली एनसीआर में भी हैं, और उनमें अगर रीडेवलप होके वो अच्छी लगें, देश भी सुंदर लगेगा, लोगों को भी एक अच्छी जगह मिलेगी। ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और पूर्वांकरा इसके लिए कितनी अच्छी कंपनी है, कैसे देखें इस कंपनी को? देखिए, रियल एस्टेट में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है। और इसमें आप देखोगे कि थोड़ी सी नेगेटिव्स भी हो सकते हैं या साइडवेज जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी मोमेंटम आएगा। वैल्यूएशंस काफी रिच है, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक हम रेकमेंड नहीं कर रहे। हाँ, पूर्वंकरा को जो ये ऑर्डर मिला है वो काफी बड़ा ऑर्डर है। और लेकिन है ना, एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुंबई के मार्केट में प्रीमियम प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा वीकनेस है डिमांड, तो वो आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। चले, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, बहुत सारे दर्शक कल ये पूछ रहे थे कि अंशुल जी की तबीयत ठीक है या नहीं है, और अंशुल जी कहाँ गए। मंडे को जनरली अंशुल जी जुड़ जाते हैं। अंशुल जी ने मुझे कल रात इनसे मेरी बात हुई, मैंने भी सोचा कि मैंने कहा पूछ लेता हूँ कि क्या हो गया है। तो अंशुल जी ने कहा कि सर मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा जो आपको कल पता लगेगा। और मुझे अभी ये पता चला है कि अंशुल जी मेरे साथ स्टूडियो में, कोई मुझे जरा सी भी इन्होंने बात नहीं बताई है। पीसीआर, अभी जरा इनके साथ जरा अंशुल जी का कैमरा फ्रेम वगैरह बन जाए, फिर अंशुल जी के साथ संपर्क करते हैं फटाफट से। वो मेरे साथ वैसे स्टूडियो में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर की तरफ। आज सर शुगर शेयरों में बहुत अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। 15% तक सारे शेयर्स तेज हो गए हैं। खबर भी कुछ ऐसी है, सरकार ने एथनॉल उत्पादन पर जो लगी सीमा है वो हटाई है, और 2025-26 के लिए शुगर ईयर के लिए ये सीमा हटाई गई है। गन्ने के रस और सिरे मोलेसिस से एथनॉल उत्पादन पर ये सीमा हट गई है। अगर हम देखें तो फैसले से शुगर कंपनियों के रियलाइजेशन और मुनाफे में सुधार होगा। 2025 तक 20% इथनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। 2023-24 के जो शुगर ईयर था उसमें ये इथनॉल उत्पादन पर सीमा तय की गई थी। गन्ने की उपलब्धता में कमी के चलते लगी थी इथनॉल उत्पादन सीमा। विनीत सर, ये कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी खबर है शुगर कंपनीज के लिए, क्योंकि काफ़ी सुस्त चल रहे थे शेयर, बिल्कुल रिटर्न मिल नहीं रहा था इनमें पिछले 1-1.5 साल से। आज कैसे अब इनको देखें? मैं ना आपको इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड में ज्यादा ट्रैक नहीं कर रहा था, तो मेरा बोलना इधर कुछ गलत रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई इसमें स्टॉक्स में निवेश करना है तो बलरामपुर चीनी इज द प्राइम प्ले, और बेस्ट मैनेज कंपनी है। इसके फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग है, और
बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है। तो अगर आपको शुगर स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना है तो बलरामपुर चीनी इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय। ठीक है, तो बलरामपुर चीनी इस सेक्टर में सबसे बेहतरीन कंपनी रहेगी जिसको कि देखा जा सकता है, क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड प्ले है, इथेनॉल शुगर दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन और लीडिंग कंपनी है बलरामपुर चीनी। लेकिन हमारे मित्र, हमारे चहेते अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, प्लेजेंट सरप्राइज है और बहुत अच्छा लगा कि आप स्टूडियो में आए। और आज देखिए, आप स्टूडियो में आए हो तो मार्केट में अभी थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ लौटी है, 750 निफ्टी 24,738 के करीब आ गया और टिक गया। अच्छी चीज़ ये कि 100 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी टिक गया। कैसे देख रहे हैं निफ्टी की आज की स्ट्रेंथ? सर, लास्ट वीक से बोलते आ रहा हूँ कि बाज़ार तेज़ है, शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल इत्तेफाक से बाज़ार से गायब था और आज वापस बाज़ार में लौटा हूँ। तेज़ी बनी हुई है तो तेज़ी बनी रहनी चाहिए। हालांकि पहला टारगेट कंप्लीट हो गया है, बट अभी मेरे को लग नहीं रहा कि बाज़ार में कोई मंदी है। एफआईआई का डेटा अभी भी बहुत ओवरसोल्ड है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि बाज़ार में किसी तरह की कोई मंदी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मैं अभी भी तेज़ी ही प्ले करूँगा। 2 दिन की तेज़ी हो गई तो एक आध दिन पॉज जरूर ले सकता है, बट मैं मंदी तो नहीं खेल रहा हूँ। लास्ट वीक भी मैं बोल रहा था, बिफोर लास्ट वीक भी, अभी भी वही रिपीट करूँगा कि मैं मंदी नहीं प्ले कर रहा हूँ। ऊपर में आना चाहिए 24,760, हाँ लगभग आ गया है इस टारगेट। तो अब यहाँ पे 1-2 दिन पॉज मिल सकता है। दूसरा, फ्राइडे को स्टॉक एक्सरे करते समय आप पूछ कुछ रहे थे, मैं बता कुछ रहा था। NFL डिस्कशन अपना हुआ था। NFL में भी 4% की रैली वहाँ से आ चुकी है। रिस्क फ्री हो गए तो उसको बुक कर लेना चाहिए। जमुना ऑटो अपन ने डिस्कस किया था तो वहाँ भी लगभग 5-6% से ज़्यादा की मूव हो चुकी है। 112 का हाई बन गया है। 105 रुपये पे डिस्कस हुआ था। और तीसरा स्टॉक जो अपन ने डिस्कस किया था, हालांकि मैंने ये मना भी किया था कि मैं पर्सनली बाई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। 48.9 के ऊपर ओला, जिसका टारगेट 66.66 रहेगा। आज 65.45 का हाई बना है, तो अगर लिया है आपने तो मेजर रेजिस्टेंस के पास आ गया है। 66.66, 65.45 का हाई है। अगर आपने लिया है तो बुक कर लीजिए। अगर मेरे जैसे नहीं लिया है तो देख के एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने ओला लिया है उनका अपना एक जो अंशुल जी का टारगेट था 66 के करीब का, वो लगभग आ गया है। जमुना ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग है। NFL में आंशिक प्रॉफिट बुकिंग है ना अंशुल जी? दोनों रिस्क फ्री हो गए। रिस्क फ्री मतलब कि 50% प्रॉफिट, हाँ, 50% प्रॉफिट बुक करना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आते ही अंशुल जी ने देखिए 3 टारगेट हिट कॉल्स डाल दी हैं। जरा टारगेट हिट की एक मोहर भी लगा दीजिए, जमुना ऑटो में और NFL में और ओला में। 3 जगह जरा मोहर लगा दीजिए तो जरा दर्शकों को आसानी हो जाएगी समझने में। एक बार आई वुड रिक्वेस्ट माई PCR टीम, टारगेट हिट जमुना ऑटो। दूसरा काउंटर रहेगा अपना NFL, यहाँ पर भी एक बार टारगेट हिट की मोहर लगा दीजिए। देखिए, इस समय डेज हाई पर चल रहा है काउंटर, ऑलमोस्ट अब 100 रुपये के ऊपर जा चुका है एक बार। और तीसरा है ओला इलेक्ट्रिक, जहां पर कि ऑलमोस्ट 66 के लेवल आ गए हैं, 65.45। तो यहां पर भी एक अंशुल जी का जो टारगेट था वो हिट हुआ है। तो ये 3 कॉल के साथ अंशुल जी ने वापसी की है आज स्टूडियो में। विनीत सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे लूँगा। सर, कोई पर्टिकुलर शेयर जो आपकी अब रडार पर हो, जो आपको लगता हो कि डिफेंसिव या अगर हम एग्रेसिव बेट दोनों मिला के अगर कुछ खेलना हो, तो कोई काउंटर ऐसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई भी? अब मुझे लगता है रिलायंस इज द बेस्ट प्ले, डिफेंसिव एज वेल एज एग्रेसिव। डिफेंसिव क्योंकि यहाँ पे जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो अभी फ्रूट लेने वाली है। एंड एग्रेसिव बिकॉज ये जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बहुत बड़े टैम है इनके, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है। और ये सारे अभी एक्टिव हो जाएंगे रिलायंस के लिए। रिलायंस जियो का भी IPO आ रहा है, रिलायंस रिटेल का आएगा, प्लेटफॉर्म्स का आएगा, मोनेटाइजेशन। तो काफी सारी
अपसाइड प्लेज ये काउंटर में है, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ से डाउनसाइड कम है, तो मुझे लगता है कि टॉप पिक बनेगी ये सेक्टर एज अ बेस्ट डिफेंसिव एंड अग्रेसिव प्ले। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज सर ने भी बता दिया 1381 रुपये पर चल रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्ले किया जा सकता है। आज हम इनफैक्ट स्टॉक एक्सरे में भी, अब मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर ही हम आज बात करने वाले हैं, और डिटेल में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर बात भी करेंगे आज कि क्या कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं। एजीएम के बाद सुस्त हो गया था, लेकिन अब काउंटर में रिबाउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों इसको लेकर ब्रोकर अभी भी या रिसर्च हाउसेस पॉजिटिव्स हैं। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।